जी, चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड और ऑफ अ सैंपल। एनालिसिस का मतलब क्या है? कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सैंपल। सैंपल की कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन में क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डिटेल में 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहले स्टेप में सैंपल को डिफरेंट पोजीशन से, डिफरेंट जगह से कलेक्ट किया जाता है। फिर जो डिजायर्ड कंपोनेंट है उसको प्योरीफाई करना है, उसको सेपरेट किया जाता है। फिर कुछ कैलकुलेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ मेजरमेंट्स, कुछ पैरामीटर्स चेंज किए जाते हैं और एट द एंड रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स ऑब्टेन किए जाते हैं। ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। हमारे पास प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को देखने हैं हमने। फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है। ये सारी प्योरिफिकेशन और सेपरेशन टेक्निक्स हैं। फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस काफी स्लो होता है। प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो फ्लटेड फिल्टर पेपर की फैन लाइक अरेंजमेंट से बनता है जिसमें कंटिन्यूअस एलिवेशन एंड डिप्रेशन होते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को बढ़ा देते हैं, वो यूज किया जाता है। फ्लटेड फिल्टर पेपर कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू एन एक्सटेंट, एक हद तक कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। दूसरा मेथड क्रूसिबल्स यूज कर देना, सक्शन मेथड के थ्रू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा देना। क्रूसिबल 2 तरह की हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल पोर्सिलेन की बनी हुई होती है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स की बनी हुई होती है, जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ग्लास मटेरियल की बनी है। गूज क्रूसिबल की बेस पोरस है जिसको फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मैट या कोई भी फिल्ट्रेटिंग मीडियम लगा के यूज किया जाता है, जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में ग्लास डिस्क यूज की जाती है जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। एस्बेस्टॉस मैट यूज किया जाता है फॉर रिएक्टिव सब्सटेंसेस लाइक HCl और KMnO4, जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में कोई फिल्ट्रेटिंग मीडियम की जरूरत नहीं होती। ड्रॉबैक सिंटर ग्लास क्रूसिबल का है कि HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एबिलिटी है ग्लास को डिसॉल्व करने की, शीशे को अपने अंदर हल कर लेता है फ्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से HF। इसलिए HF सिंटर ग्लास क्रूसिबल से फिल्टर नहीं किया जा सकता। तो ये आ जाएगा फिल्ट्रेशन की टेक्निक। फिल्ट्रेशन में फनल यूज की जाती है, कलेक्शन, बेसन कलेक्शन, फ्लास्क यूज की जाती है। अब यहां पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को यूनिफॉर्म रखना होता है, एयर बबल नहीं होना चाहिए। जो स्टेम ऑफ द फनल है इट रिमेन कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड एज सुन एज लिक्विड रिमेन इन द फनल। जब तक लिक्विड फनल में लिक्विड मौजूद होगा तब तक, कोन ऑफ फनल में लिक्विड मौजूद होगा तब तक स्टेम में लिक्विड, स्टेम ऑफ द लिक्विड, स्टेम मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड। फिर क्रिस्टलाइजेशन है। अगर सोलुबल इंप्योरिटीज को सेपरेट करना है तब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट या सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को चाहिए कि वो इंप्योरिटीज को डिसॉल्व ही ना करे, और अगर डिसॉल्व करे तो ऑन कूलिंग इंप्योरिटीज को वापस ना करे। और सॉल्वेंट को चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर पे डिजायर्ड कंपोनेंट को, सैंपल को, सल्यूट को भी डिसॉल्व ना करे, और ठंडा करने पे ऑन कूलिंग सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वापस दे दे। अगर अकेला एक सॉल्वेंट ऐसा नहीं है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो फिर मिक्सचर ऑफ मिसिबल सॉल्वेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को ड्राई करने के 2 मेथड, 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है प्रेसिंग इन लेयर्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की लेयर्स में प्रेस किया जाए, इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। फिल्टर पेपर में फाइबर होते हैं, फाइबर जो हैं ये कंटेमिनेट करते हैं क्रिस्टल को, क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल दोबारा प्योर नहीं है, कंटेमिनेटेड है विद द फाइबर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। और सेकंड ड्रॉबैक क्या है? जब प्रेस किया जाता है तो क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो सकती है। इलेक्ट्रिक ओवन यूज कर दें, क्रिस्टल डिकम्पोज हो जाती है, डिकम्पोजिंग पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। वैक्यूम डेसिकेटर, द मोस्ट सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल इज वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर में एयर टाइट वेसल यूज की जाती है। ड्राइंग एजेंट्स सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड
ये यूज किए जाते हैं जो ड्राई कर सकते हैं। डीकलराइजेशन, क्रिस्टल्स में बाजू का कुछ कलर आ जाते हैं, उन कलर को डीकलराइज करना होता है, अनडिजायरेबल कलर को, तो उसके लिए एनिमल चारकोल यूज किया जाता है। एनिमल चारकोल एडजॉर्ब करता है, अपर सरफेस पे लेके आता है कलर को, एडजॉर्ब्ड कलर। एब्जॉर्प्शन इनर सरफेसेस तक चले जाना, एडजॉर्प्शन अपर सरफेसेस तक रहना। तो एनिमल चारकोल कलर को एडजॉर्ब करता है ड्यूरिंग बॉइलिंग। जी नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट है सब्लिमेशन, एंडोथर्मिक है। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं स्टेज ट्रांसफॉर्म होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाता है। लिक्विड को हीट किया जाता है, वेपर्स में जाता है, ये प्रोसेस अवेपोरेशन कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। लेकिन सॉलिड अगर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में तो इस टेक्निक को सब्लिमेशन कहते हैं। रिवर्स भी पॉसिबल है, वेपर्स को ठंडा किया जाता है, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इसे डेपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, नेफ्थालीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। आयोनिक सॉलिड है लेकिन है सब्लिमाइजेबल। कैम्फर, एंथ्रासीन, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। बेंजोइक एसिड, ये सब्लिमाइजेबल सॉलिड्स हैं। जब वेपर्स हैं उन्हें कलेक्ट करना है वापस, तो कलेक्शन के दौर के लिए कोल्ड फिंगर मेथड यूज किया जाता है, जिसमें आइस यूज की जाती है वेपर्स को वापस सॉलिडिफाई करने के लिए, कूलिंग के लिए। तो ये था सब्लिमेशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अब हम देखते हैं। सॉल्वेंट उनका मतलब सॉल्वेंट ही है, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट से निकला है निकाल लेना। सॉल्वेंट की मदद से सल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहलाता है। क्या करते हैं, सल्यूट है और दो सॉल्वेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट 1 और एक सॉल्वेंट 2। सॉल्वेंट 2 में सल्यूट ज्यादा सोलुबल होता है, सॉल्वेंट 1 में कंपैरेटिवली कम सोलुबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 इमिसिबल होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में हमने देखा कि दोनों सॉल्वेंट्स मिसिबल, दो या दो से ज्यादा सॉल्वेंट्स भी अगर हैं तो वो मिसिबल होंगे, जबकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में इमिसिबल सॉल्वेंट्स होंगे। यहां पर हाफ पॉइंट क्या है कि अगर हम रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करते हैं विद मिनिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट की मिनिमम अमाउंट लेके, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा सल्यूट की अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। रीजन क्या है, ज्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट हासिल होने की वजह से। अब कंडीशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कब की जाती है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन उस वक्त करते हैं जब सब्सटेंस वोलाटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो। इस पूरी टेक्निक में हमने हीट नहीं करना, अगर हीट करेंगे तो अनस्टेबल सब्सटेंस डीकंपोज हो जाएगा, डीनेचराइज हो जाएगा। इसलिए वो सैंपल जिनको हीट ना किया जा सके और वोलाटाइल हो, उनको प्योरीफाई करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है। बेहतरीन एग्जांपल एक्वस आयोडीन की सेपरेशन है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जिसे कंट्रोल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ही दूसरा नाम पार्टीशन लॉ भी है। आयोडीन एक्सट्रैक्ट की जाती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से फ्रॉम लिक्विड वाटर। आयोडीन इन वाटर, पानी में आयोडीन हल नहीं होती, हल करने के लिए पोटाशियम आयोडाइड गिराया जाता है। I3-1 की फॉर्म में आयोडीन हल होती है। पानी में आयोडीन का कलर ब्राउन होता है। सॉल्वेंट 2 के तौर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड गिरा दिया जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आयोडीन भी नॉन पोलर है। लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आयोडीन ज्यादा सोलुबल होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का कलर पर्पल होता है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में आयोडीन आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड से ट्राई आयोडाइड, ये ब्राउन कलर में है, आयोडीन पर्पल कलर में ऑब्टेन हो जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्वांटिफिकेशन बताता है आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय आयोडीन आयोडाइड ट्राई आयोडाइड इन एक्वस लेयर, केडी आ जाएगा। केडी यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस होता है।
कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट स्वेट साइंटिस्ट ने 1903 में इंट्रोड्यूस करवाया। किस बेस पे सेपरेशन करते हैं? रिलेटिव एफिनिटीज ऑफ कंपोनेंट विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस नाम से जाहिर है स्टैटिक होता है, ये स्टैटिक बेड ऑफ सरफेस है जिस पर मोबाइल फेस मूव करता है। अब क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ स्टेशनरी फेस, दो टाइप्स हैं। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अगर स्टेशनरी फेस सॉलिड है तो क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। एग्जांपल है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सेकंड टाइप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। अगर स्टेशनरी फेस लिक्विड है तो ये क्या कहलाएगा? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इसकी एग्जांपल है। मोबाइल फेस की फिजिकल स्टेट इफेक्ट नहीं करती एडजॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की नेचर पर, सिर्फ स्टेशनरी फेस की फिजिकल स्टेट है। और स्टेशनरी फेस कभी भी गैस नहीं हो सकता, गैस को स्टैटिक नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टेशनरी फेस गैसियस फॉर्म में नहीं हो सकती। RF वैल्यू यानी रिलेटिव एफिनिटी वैल्यू बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेस। मोबाइल फेस के डिस्टेंस को सॉल्वेंट फ्रंट का नाम भी दिया जाता है। RF के बारे में यूनिट लेस है, RF की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी क्रोमेटोग्राफी के लिए, और RF की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। ये दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं हो सकते, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कोई कंपोनेंट मूव ही ना करे, मूव करना जरूरी है। RF का इसका मतलब है कि RF की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा होगी। वो कंपोनेंट जिनकी RF वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी उनकी रिलेटिव एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा होती है। और वो कंपोनेंट्स जिनकी RF वैल्यू कम होती है उन कंपोनेंट्स की ज्यादा रिलेटिव एफिनिटी होती है, स्टेशनरी फेस के साथ कम मूव करते हैं। क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या हैं? मेडिसिन में यूज होता है, यूरिन एनालिसिस के लिए यूज होता है, कुछ कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज होता है। इस तरह माइक्रो लेवल पे कुछ सेपरेशंस हैं जिनमें हम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जी चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हीट और टेम्परेचर का कंपैरिजन देखते हैं। हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांसफेरिंग के दौरान जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। जबकि टेम्परेचर आपने पहले पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। अब हम देख रहे हैं पैरामीटर विच डिटरमिन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लोज। तो टेम्परेचर वो पैरामीटर है जो डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट के यूनिट्स जूल, कैलोरी और अग्स हैं। टेम्परेचर के यूनिट्स केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहीट हैं। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। रिलेशन क्या है? डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। Q हीट है जबकि कैपिटल T टेम्परेचर है। अब इनका रिलेशन देख लें। 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है, 1 जूल 0.239 कैलोरी के इक्वल होता है, और अर्ग भी यूनिट है एनर्जी का, हीट का। 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। टेम्परेचर वैसे तो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, दोबारा बता रहा हूं, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन आ जाता है। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन होता है, -273.16 डिग्री सेल्सियस या -459.6 डिग्री फारेनहीट। -40 वो टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहीट सेम होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहीट। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? इनसे हमारा कंसर्न है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट्स की एवरेज एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट्स की एवरेज एनर्जी कम होती है। ये डेल्टा एच एनर्जी गैप है, डेल्टा एच एनर्जी गैप है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। साइन कन्वेंशन है, जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये पॉजिटिव है और सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो ये नेगेटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। जैसे एवेपोरेशन एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये स्पॉन्टेनियस हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद मूव करें, विच प्रोपगेट बाय देयर ओन, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो हैं जिन्हें ड्यूरिंग देयर प्रोसेस कंटिन्यूसली हीट रिक्वायर्ड हो या हीट इवॉल्व हो रही हो, कोई फॉरन एड रिक्वायर्ड होती है। डेल्टा जी वो पैरामीटर है जो मालूम करता है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, एमसीक्यूज के लिए आपने याद करना है, डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमने नहीं देखनी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट होती है पाथ के लेकिन डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम पर। इंथैल्पी H, इंटरनल एनर्जी E, एंट्रोपी S, गिब्स फ्री एनर्जी G, टेम्परेचर T, प्रेशर P, वॉल्यूम V। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो स्टेट फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शंस को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ और वर्क, हीट, टाइम स्मॉल लेटर्स हैं। दीज आर नोट स्टेट फंक्शंस। पाथ चेंज करेंगे तो हीट चेंज हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा, वर्क चेंज हो जाएगा, ये स्टेट फंक्शन नहीं रहेंगे। जबकि ये सारी प्रॉपर्टीज वो हैं जो स्टेट फंक्शन हैं, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करते, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। इंथैल्पी क्या होती है? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ द सिस्टम। एज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट चेंज इन इंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड। अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरनल एनर्जी कैपिटल E है, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E को कैलकुलेट किया जा सकता है। इनकी कैलकुलेशंस देखते हैं अब डेल्टा H की, डेल्टा E की, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा H और डेल्टा E। डेल्टा A हमने पहले पढ़ा कि H इंथैल्पी को मालूम नहीं किया जा सकता, लेकिन चेंज इन इंथैल्पी को मालूम किया जा सकता है। ऐसे ही हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी E को मालूम नहीं किया जा सकता, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पेशल फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। यहां पर एनर्जी क्या है? हीट। हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा H। हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज चेंज इन एंथैल्पी, और हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा H हमेशा बड़ा होता है डेल्टा E से, यानी डेल्टा QP हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होता है हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि आपने सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और हीट दी। जितनी हीट देंगे वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगा। इसी तरीके से सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और हीट दी। जितनी हीट दी जाएगी वो क्या किसकी इक्वल होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो इंटरनल एनर्जी से चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं किया, बल्कि हीट चेंजेस से
चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मालूम किया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की या लिक्विड्स की या कुछ सॉल्यूशंस की जिनमें चेंज इन वॉल्यूम इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, उन केसेस में डेल्टा एच और डेल्टा ई यानी चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नियरली इक्वल हो जाते हैं। इंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन देख लीजिएगा, इसकी कुछ टाइप्स हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब किसी सब्सटेंस का एक मोल बनाया जाए उसी कंपोनेंट से, तो जो इंथैल्पी चेंजेस आती हैं वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मीन एंडोथर्मिक रिक्वायर्ड भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक यानी रिलीज्ड भी हो सकती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देख लें, किसी सब्सटेंस के एक मोल एटम बनाने के लिए जो इंथैल्पी चेंजेस आएंगी वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएंगी। हाफ मोल ऑफ क्लोरीन है, एक मोल क्लोरीन एटम्स बनते हैं, प्लस इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी है पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो यहां पर प्लस 121 किलोजूल पर मोल ये रिक्वायर्ड एनर्जी थी क्लोरीन की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन थी। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा रिलीज्ड होती है नेगेटिव साइन के साथ। जब भी कोई स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस के साथ रिएक्ट करे, मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस, तो एक मोल प्रोटॉन का एक मोल हाइड्रोक्सल आयन के साथ रिएक्ट करता है और एक मोल वाटर के बन जाते हैं। तो इंथैल्पी चेंजेस माइनस 57.4 किलोजूल पर मोल होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, तमाम एसिड्स और तमाम बेसिस के लिए ये सेम है, 57.4 किलोजूल पर मोल ही इसकी मैग्नीट्यूड रहेगी। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, रिक्वायर्ड भी हो सकती है और रिलीज्ड भी हो सकती है। अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होगा तो ये, अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगी, और अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगी। दोनों बातें हो सकती हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव है। किसी सब्सटेंस के 1 मोल को एक्सेस ऑफ एयर में जला दिया जाए तो जो एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, उसे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहा जाता है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होती है। फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होती है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होती है। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होते हैं इंथैल्पी चेंजेस की मेजरमेंट के लिए। 2 तरह के कैलोरीमीटर्स हैं हमारे सिलेबस में, ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी किस्म की इंथैल्पी को मालूम करने के लिए यूज किया जा सकता है, जनरल इंस्ट्रूमेंट है। जनरली हम इसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए मालूम करते हैं। डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी के इक्वल है। डेल्टा क्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा क्यू ही फिर डेल्टा एच के इक्वल भी आ जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। एम यहां पर मैस है, एस स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी थर्मामीटर से चेंज ऑफ टेम्परेचर नोट किया जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए है, सिर्फ कंबस्शन किसकी? फूड की और फ्यूल की। प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है 20 atm का इनसाइड द चैम्बर। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज मालूम किया जाता है हर 30 सेकंड के बाद। जब मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज आएगा तो उसको डेल्टा टी के तौर पे नोट कर दिया जाएगा। मैस ऑफ सब्सटेंस हमेशा 1 ग्राम होता है। डेल्टा क्यू पी 20 atm प्रेशर कांस्टेंट है, यही डेल्टा एच के इक्वल होगा, सी डेल्टा टी के इक्वल है। सी यहां पर हीट कैपेसिटी कहलाती है। फिर देखिएगा हेसिस लॉ, वो सब्सटेंसेस जिनकी इंथैल्पी चेंजेस डायरेक्टली मालूम नहीं की जा सकती, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे बीट बोरॉन ऑक्साइड, एल्यूमिना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके लिए हेसिस लॉ यूज किया जाता है जो कांस्टेंट हीट समेशन का लॉ है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ए से पी में जाना था, डायरेक्ट पाथ था, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज थी। इनडायरेक्ट पाथ से डेल्टा H1 डेल्टा H2
डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के इक्वल आ जाएगा। बोर्न हैबर साइकिल एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की, कब? जब बाइनरी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी मालूम करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, गैसियस फॉर्म में लेके गए। सोडियम के लिए ये 108 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी पॉजिटिव साइन के साथ। फिर सोडियम का कैटाइन बनाया प्लस 496 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में 121 किलो जूल पर मोल। एनाइन बनाया -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। जबकि अगर डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड बने तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -411 किलो जूल पर मोल होता है। अब डेल्टा H लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया गया तो जवाब आ गया -787 किलो जूल पर मोल। ये लैटिस एनर्जी है सोडियम क्लोराइड की बाय बोर्न हैबर साइकिल। थैंक यू जी। ये चैप्टर नंबर 7 था।